अधिकारों के सिद्धांत में नेक्स्ट है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अधिकार उन बाह्य परिस्थितियों का नाम है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ अंतर्निहित गुण होते हैं, कुछ जन्मजात गुण होते हैं। तो ऐसे में राज्य ऐसी अवस्थाओं का निर्माण करे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें व्यक्ति अपने इन अंतर्निहित गुणों का विकास कर सके, उनको परिष्कृत कर सके। वे कहते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अवस्थाएं चाहिए, केवल उन अवस्थाओं को ही अधिकारों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना व्यक्ति का सर्वोत्तम अधिकार है और शेष सभी अधिकार इस अधिकार के अधीन हैं। जो इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति ये अधिकार केवल साधन मात्र हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। मानवीय व्यक्तित्व का सर्वोन्मुखी विकास एक अंतिम लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए दूसरे अधिकारों को साधनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में अधिकारों की जो आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या है उसके 3 परिणाम निकलते हैं। पहला ये कि अधिकार केवल समाज में ही संभव है और ये मनुष्य के स्वभाव में विद्यमान है। दूसरा कि हर अधिकार के साथ एक संबंधित जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है। यदि एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो दूसरे के अधिकार में, दूसरे व्यक्ति द्वारा जब अधिकार का प्रयोग किया जाना है उसमें बाधा बनता है तो ऐसे में उस व्यक्ति का अधिकार छीना जा सकता है जो कि बाधा उत्पन्न कर रहा है। तीसरा इसका अर्थ यह है कि सभी अधिकार व्यक्ति के संपूर्ण विकास के मौलिक अधिकार के अधीन हैं। व्यक्ति जब संसार में जन्म लेता है तो वो अपने साथ कोई प्राकृतिक अधिकार लेकर नहीं आता, बल्कि उसके व्यक्तित्व में कुछ मानवता के गुण विद्यमान होते हैं और इन गुणों का पूर्ण विकास ही मानवीय व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का दूसरा नाम है। इन गुणों के विकास के लिए जो बाह्य अवस्थाएं चाहिए उन्हीं को ही आदर्शवादी सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं अधिकारों के रूप में स्वीकार करने पर बल देते हैं। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत में काफ़ी हद तक सत्यता है, लेकिन फिर भी इसको संपूर्ण सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। कुछ विचारक कहते हैं कि इस सिद्धांत को वास्तविक रूप देना संभव नहीं है। इस सिद्धांत का जो मुख्य बल है वो इस बात पर है कि अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना ही व्यक्ति का सर्वोत्तम अधिकार है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास है हर व्यक्ति का, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। सभी व्यक्तियों में संपूर्ण नैतिक विकास के लिए एक जैसी बाहरी अवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है अलग अलग है, उनमें अलग अलग गुण हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप विशेष वातावरण की मांग कर सकता है। तो कोई भी राज्य ऐसे वातावरण का प्रबंध नहीं कर सकता जिसमें उसके सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। और साथ ही साथ मानवीय व्यक्तित्व क्या है और इसके विकास के लिए कौन सी परिस्थितियों की आवश्यकता है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका कुछ निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। इस सिद्धांत ने मानवीय व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को सर्वोत्तम अधिकार माना है और अधिकार को प्राप्त करने के लिए अन्य सभी अधिकारों को, ये जो मुख्य अधिकार है कि सभी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकें, इसके लिए अन्य सभी अधिकारों को साधन के रूप में स्वीकार किया है। तो इस सर्वोत्तम अधिकार की प्राप्ति के लिए कौन से अधिकार जरूरी हैं, इस संबंध में अधिकारों की कोई सूची निश्चित नहीं की गई। इस सिद्धांत का एक ये भी दोष है कि इस सिद्धांत ने मानवीय व्यक्तित्व के विकास के बल पर, मानवीय व्यक्तित्व के विकास पर जो इतना अधिक जोर दिया है कि सभी अपने अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, अब सभी अपने अपने व्यक्तित्व के विकास पर बल देंगे, राज्य भी सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करे, तो ऐसे में जो सामाजिक कल्याण है, अब सबके जो हितों में टकराव है, उससे सामाजिक कल्याण की बलि चढ़ जाएगी।
तो इस सिद्धांत ने मानवीय व्यक्तित्व के विकास के बल पर जो जोर दिया है उसमें उसके माध्यम से सामाजिक कल्याण को व्यक्तिगत कल्याण के लिए कुर्बान कर दिया है। अधिकारों के इस सिद्धांत में दोष तो हैं, लेकिन फिर भी इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत में एक सच्चाई ये है कि सभी अधिकारों का जो उद्देश्य है मानवीय व्यक्तित्व का आंतरिक विकास होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना विकास करने का अधिकार प्राप्त है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं, जो आवश्यक अवस्थाएं हैं, उनका प्रबंध करना राज्य का परम कर्तव्य है। इस तरह से ये जो सिद्धांत है सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है इसमें लास्की का अधिकारों का सिद्धांत। लास्की 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध उदारवादी चिंतक हैं और उनको समकालीन या सकारात्मक उदारवाद का एक प्रसिद्ध व्याख्याकार माना जाता है। लास्की ने अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक कृतियां विश्व को दी हैं। लास्की ने अपनी कृतियों में, अपनी पुस्तकों में राज्य के स्वरूप और कार्यों के अलावा स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और अधिकारों के विषय में अपने महान विचार व्यक्त किए हैं। अधिकारों के विषय में लास्की के जो विचार हैं, हालांकि लास्की की सभी पुस्तकों में मिलते हैं, लेकिन अधिकारों के संबंध में लास्की के विचारों का जो विस्तृत और क्रमिक वर्णन है वो उनकी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में मिलता है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों के सिद्धांत के विषय में जो लास्की ने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं उसमें फर्स्ट है अधिकारों के नैतिक आधार। लास्की ने जॉन लॉक द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया गया था, जॉन लॉक ने माना था कि अधिकार व्यक्ति के पास तब भी थे जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था। माने जॉन लॉक ने यह माना कि अधिकार व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त हैं, लेकिन लास्की ने जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को इसी रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, लास्की ने, कि नैतिक आधारों पर अधिकारों को प्राकृतिक माना जा सकता है, उस रूप में नहीं माना जा सकता जिस रूप में जॉन लॉक ने माना है। लास्की ने कहा कि अधिकारों का अस्तित्व व्यक्तियों के नैतिक एवं बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य है। लास्की का विचार था कि अधिकार व्यक्तियों को राज्य द्वारा दी गई कोई छूट, कोई सुविधा नहीं है, बल्कि अधिकार तो नैतिक पक्ष से राज्य से श्रेष्ठ हैं। अधिकार एक ऐसा मापदंड है, अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति को एक ऐसा मापदंड मिलता है जिसके द्वारा राज्य की कार्यशीलता का निर्णय किया जा सकता है। माने किसी भी राज्य के कार्यों को मूल्यांकन करना हो, कार्यों का मूल्यांकन करना हो, तो ऐसे में व्यक्ति ये देख सकता है कि ये राज्य अपने नागरिकों को किस तरह के अधिकार दे रहा है और उन अधिकारों के स्वरूप को देखकर राज्य के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है कि वो अपने नागरिकों के हितों के लिए कितना सचेत है। नेक्स्ट है इसमें अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं। लास्की एक उदारवादी चिंतक था और उदारवाद में व्यक्ति को अधिक बल, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर अधिक बल दिया गया है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसी उदारवादी परंपरा के अनुसार जो लास्की की विचारधारा में भी व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हुए लास्की कहता है कि अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में दिए जाते हैं। माने लास्की के अनुसार अधिकारों की जो आधारशिला है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व है। लास्की कहते हैं कि हम अधिकारों का निर्माण व्यक्ति के व्यक्तित्व पर करते हैं, क्योंकि अंतिम रूप में व्यक्ति की प्रसन्नता पर ही समाज की भलाई का निर्माण किया जाता है। माने व्यक्ति को महत्व दिया गया है, उसकी प्रसन्नता को महत्व दिया गया, उसके हितों को महत्व दिया गया है। यदि व्यक्ति के हित सुरक्षित होंगे तो समाज की भलाई अपने आप ही हो जाएगी। लास्की के अधिकारों के सिद्धांत की जो अन्य विशेषताएं हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।